तो यार देखो, मैंने गर्मा गर्म मूवी परसों देखी है जिसके लिए तुम लोग बहुत एक्साइटेड थे। अब तुम लोग बोलोगे कि हम कब एक्साइटेड थे, मगर सुनो तो, ये वाली मूवी कोई और नहीं बल्कि कॉन्ज्यूरिंग 3 है। अब इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो एंड तक ज़रूर देख लेना, वरना पता है ना पिटोगे मुझसे। मूवी की बात करें तो आप एक भी पॉइंट पे बोर नहीं होगे। प्लॉट इज़ वेरी टाइट एंड द मेन थिंग इज कि इसमें उतने जंप स्केयर नहीं है। रही बात रेटिंग्स की, तो अभी रेटिंग्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1981 अमेरिका के ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट में। आई नो काफ़ी कठिन नाम है, मुझे काफ़ी टाइम लगा था बोलने में से। जहाँ वॉरेंस ग्लेडजेल फैमिली के घर आए रहते हैं। उनके घर 8 साल का डेविड ग्लेडजेल, उसकी बहन डेबी और डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी होते हैं। आर्नी डेविड के काफ़ी क्लोज रहता है, जिसका एग्जॉर्सिज्म फादर गॉर्डन करने वाले थे। पुअर किड। डेविड काफ़ी थका हुआ था, जिसकी वजह से आर्नी उसे रूम में छोड़ के आता है और रूम में डेविड को डोर पे जोरों से नॉक सुनाई देती है, जिससे डर के वो बाथटब में छुप जाता है, जहां उसे एक हाथ दिखता है और शार से खून गिरने लगता है। डेविड डर के चिल्लाता है, जिसे सुन के सब लोग ऊपर की तरफ भागते हैं, मगर हम देख पाते हैं कि तब तक डेविड पजेस्ड हो चुका था। डेविड पजेस्ड स्टेट में अपने फादर के पैर पे अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद एड डेविड को नीचे लेके जाता है। नीचे ले जाते वक्त डेविड दीवार पे अपने सुपरनेचुरल पावर से स्क्रैच कर देता है। तभी वहाँ फादर गॉर्डन आ जाते हैं और वो उन्हें तुरंत ही एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करने का बोलते हैं। लॉरेन, डेबी, आर्नी और एड एक्सॉर्सिज्म के दौरान डेविड को पकड़ के रखते हैं, जहाँ लॉरेन को विजन्स आते हैं, जिसके बाद वहाँ सुपरनेचुरल पावर की वजह से सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। साथ ही घर की सारी विंडोज टूट जाती हैं और उड़ते हुए एक प्लेट फादर को लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। बेचारे फादर के बेहोश होते ही एड खुद ही रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, मगर रिचुअल वर्क नहीं करता और डेविड अपनी बॉडी को डिफॉर्म करने लगता है। डेविड एड पे ये बोलते हुए अटैक कर देता है कि वो उसकी दिल की धड़कन को रोक देगा। एड को बचाने के लिए आर्नी डेविड को पकड़ता है, जहां आर्नी डीमन से डेविड की जगह खुद को पजेस करने की बात बोलता है, जो कि शायद उसे नहीं करना चाहिए था और अब उसकी कीमत आगे हो चुकाएगा। जिसके बाद हम ऑडियंस देख पाते हैं कि आर्नी की आंखें रेड हो जाती हैं और डेविड ठीक हो जाता है। एड को हार्ट अटैक आता है और हम उसे हॉस्पिटल में देख पाते हैं। बाद में आर्नी और डेबी अपने अपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। दरअसल वो दोनों एक डॉग शेल्टर में काम करते थे, जहां का मैनेजर ब्रूनो था और वो वहीं बिना रेंट के रहते थे। अब इस सीन को मुझे 2 बार देखना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि ब्रूनो उनके डॉग का नाम है। खैर, आर्नी को काफ़ी दिनों से पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस हो रही थी और ऐसे ही एक दिन आर्नी पेड़ों से लकड़ियाँ काट रहा था। तभी उसे लगता है जैसे कोई औरत उसके पीछे खड़ी हो, जिसके बाद अचानक आर्नी के हाथ से चेन सॉ नीचे गिर जाती है और खुद ब खुद ऑन हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में एड को होश आता है और वो लॉरेन को बताता है कि डीमन कहीं नहीं गया, बल्कि आर्नी के ऊपर आ चुका है और कुछ बुरा होने वाला है। लॉरेन ऑफिसर थॉमस को चेक करने का बोलती है, इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो जाए। आर्नी को अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिस कारण वो वापस घर आ जाता है, जहां ब्रूनो लाउड म्यूजिक चला के डांस करते हुए आर्नी को ड्रिंक ऑफर करता है। ब्रूनो आर्नी को ड्रिंक करने का बोलता है, जिसके बाद वहां डेबी आती है, जो आर्नी को ज़्यादा नहीं पीने के लिए वार्न करती है। ब्रूनो डेबी के साथ डांस करने लगता है और ये सब देख के आर्नी को लगता है कि ब्रूनो कोई डीमन है जो डेबी पे अटैक कर रहा है। डेबी को बचाने के लिए आर्नी वहां से भागता है। अब एक्चुअल में ब्रूनो तो नॉर्मल था, मगर ये सब आर्नी को डीमन दिखा रहा था। आर्नी को लगता है कि ब्रूनो कोई डीमन बन के उसे मारने आ रहा है, जिससे घबराकर आर्नी ब्रूनो को नाइफ से स्टैब कर देता है। आर्नी ब्रूनो को 22 टाइम्स स्टैब करता है, जिससे ब्रूनो की वहीं डेथ हो जाती है। बाद में आर्नी सड़क पे पजेस सा दिखता है। सड़क पे एक पुलिस ऑफिसर आर्नी को देख लेता है, जिसके हाथ और शर्ट पे खून लगा होता है। ऑफिसर तुरंत ही आर्नी को अरेस्ट कर लेता है। आर्नी को इंट्रोगेशन रूम में लाया जाता है, जहां वॉरेंस और डेबी के साथ फादर न्यूमैन भी मौजूद होते हैं। वॉरेंस आर्नी को बाइबल पढ़ने का बोलता है, जिसे आर्नी पढ़ लेता है। अब इससे ये पता चलता है कि आर्नी अभी पजेस नहीं था, मगर एड को यकीन होता है कि आर्नी पहले पजेस था। एड और लॉरेन आर्नी का हेल्प करने का बोल के उसके लॉयर के पास मिलने चले जाते हैं, जहां वो लॉयर को डिमोनिक पोजेशन की बात केस में ऐड करने का बोलते हैं। इस बात पे पहले तो वो मना करती है, मगर बाद में मान जाती है। एक्चुअल में उसे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं होता है, मगर एड उसे अपने घर इनवाइट करता है,
जहां वो उसे एनाबेल को दिखाने की बात बोलता है। सीन कोर्ट का दिखाया जाता है जहां आर्नी की लॉयर डिमोनिक पोजेशन की बात बोलती है। शायद एड ने सच में उसे एनाबेला दिखाई थी। खैर, ये अमेरिकन हिस्ट्री में डिमोनिक पोजेशन का पहला केस था। लॉयर एड और लॉरेन को एविडेंस कलेक्ट करने का बोलती है क्योंकि शायद डिमोनिक पोजेशन आर्नी की डेथ पेनल्टी को कम ना कर पाए। एविडेंस को ढूंढने के लिए एड और लॉरेन एक्सॉर्सिज्म वाले दिन की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। अब यहाँ हमें डेविड के पोजेशन का सच रिवील होता है, जहाँ हमें 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब डेविड अपने फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा था। डेविड एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक वाटर बेड रखा हुआ दिखता है। वो उस बेड पे खेलने लगता है, लेकिन उस बेड में डीमन था। डीमन डेविड का हाथ पकड़ लेता है और डेविड डर जाता है, मगर किसी तरह डेविड अपना हाथ छुड़ा लेता है। अब इस इंसिडेंट की वजह से फ्लोर पे पानी गिर गया था, जिस वजह से वुडन फ्लोर खराब होने लगा था। प्रेजेंट में एड और लॉरेन उसी रूम में आते हैं जहां बेड के नीचे का फ्लोर पूरी तरह से सड़ने लगा था। एड बोलता है कि ये पानी की वजह से नहीं है, जिसके बाद लॉरेन बेसमेंट में जाती है जहां उसे जमीन पे विचेस टोटम दिखता है। टोटम एग्जैक्टली रॉटन फ्लोर के नीचे रखा हुआ था। अगर आपको नहीं पता कि टोटम क्या होता है तो ये कर्स के लिए सैटेनिस्ट यूज करते हैं। लॉरेन टोटम की फोटो खींच के ऊपर ले आती है, जिसे देख के एड समझ जाता है कि इसी टोटम की वजह से एड को कर्स लगा था, जो बाद में आर्नी पे ट्रांसफर हो गया था। अब क्योंकि ये कर्स किसी ने किया था, इसलिए डीमन आर्नी की बॉडी में तभी आता था जब वो ऑक्युलिस्ट आर्नी से कोई सिन करवाना चाहता था, जिसका मतलब कि ब्रूनो को मारने के बाद डीमन आर्नी के अंदर से निकल गया था, और यही वजह थी कि आर्नी बाइबल से पढ़ पाया था। फादर गॉर्डन टोटम के बारे में और जानने के लिए फादर कैस्नर के पास जाने का बोलते हैं, जिन्होंने राम कल्ट के डिसिपल्स को एक्सपोज किया था और अब वो रिटायर हो चुके थे। फादर कैस्नर के पास जाने पे एड टोटम की फोटो फादर को दिखाता है। टोटम को देख के फादर बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा टोटम पहले कभी नहीं देखा, मगर इससे मिलता जुलता जरूर देखा है और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। ये बोल के फादर कैस्नर उन्हें नीचे बेसमेंट में लेके जाते हैं जहां उन्होंने बहुत सारे टोटम कलेक्ट किए हुए थे। काफ़ी कलेक्शन थी। अब ये सब उन्होंने राम कल्ट के डिसिपल्स की स्टडी में 9 सालों में इकट्ठा किए थे। खैर, फादर कैस्नर बताते हैं कि डिसिपल्स सैटन और डीमन को वर्शिप करते थे, जिसे उन्हें पावर्स मिलती थी। बाद में जब उन पे ट्रायल्स हुए तो लीड प्रोसिक्यूटर की वाइफ प्रेग्नेंट थी और ट्रायल्स में उनके गिल्टी होने के बाद प्रोसिक्यूटर की वाइफ को बच्चा हुआ था, जो कि समय से 6 हफ्ते पहले था और उसका दिल भी बॉडी के बाहर था। द कंक्लूजन ऑफ दिस इंसिडेंट कि किसी भी मास्टर सैटनिस्ट एंड ऑक्युलिस्ट से पंगे नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज एड एंड लॉरेन सब कुछ गवा सकते हैं। जिसके तुरंत बाद ही हमें ऑक्युलिस्ट लेडी का दीदार होता है, एक झलक मिलती है, जो कि एक एल्टर पे ब्लैक कैंडल सर्कल में जला के रिचुअल करती हुई दिखती है। अब जिन्हें नहीं पता कि एल्टर क्या होता है, तो ये एक ऊंची टेबल होती है जिस पे रिलीजियस सेरेमनी की जाती है। खैर, इसके तुरंत बाद ही हम आर्नी को अपने सेल में सफाई करते हुए देखते हैं, जहां उस पर डीमन फिर से अटैक करता है, जिसका मतलब कि अब आर्नी फिर से डीमन के कंट्रोल में आने वाला था। एंड इट वॉज नॉट द एंड। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही हम एल्टर के बीच में आर्नी की एक फोटो को देख पाते हैं और बैकग्राउंड में ऑक्युलिस्ट लेडी जाती हुई दिखती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि डीमन को एक्चुअल में ऑक्युलिस्ट लेडी कंट्रोल कर रही थी और ये मर्डर ऑक्युलिस्ट लेडी ने ही इंटेंशनली करवाया था। सीन शिफ्ट होकर वॉरेंस के घर का दिखाया जाता है, जहां एड को ड्रू का फोन आता है। फोन पे ड्रू बताता है कि टोटम से मिलता जुलता ही एक दूसरा टोटम डेनवर्स मैसाचुसेट्स के डिटेक्टिव को दिखा है, जिसके बारे में वो उन दोनों से बात करना चाहता है। एड और लॉरेन डिटेक्टिव से मिलने जाते हैं, जहां वो जेसिका स्ट्रॉन्ग और केटी लिंकन के मिसिंग होने की बात उन दोनों को बताता है। एक्चुअल में दोनों एक हाई स्कूलर बेस्ट फ्रेंड थे, जो कि 4 महीने पहले से मिसिंग थे। उन्हें केटी लिंकन की बॉडी 22 टाइम्स स्टैब पास ही के एक फॉरेस्ट में मिली थी और जेसिका अभी भी मिसिंग थी। इसके अलावा डिटेक्टिव को जेसिका के घर से सिमिलर टोटम मिला था। डिटेक्टिव डीमन और पोजेशन की बात को नहीं मानता था और उसके मुताबिक ये सिर्फ कुछ लोग या कल्ट थे जो इविल काम कर रहे थे। लॉरेन जेसिका को फाइंड करने के बदले केस फाइल की डील करती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी कि वो खुद उन सारी चीज़ों को देख सकती थी जो ऑफिसर के लोग नहीं देख सकते थे। अब ऑब्वियसली डिटेक्टिव के लिए ये सब एक एक्ट लग रहा था, जो कि लॉरेन उसके सामने कर रही थी। डम डिटेक्टिव।
तो वो इस बात को चेक करने के लिए कि लॉरेन को सच में कुछ ऐसा दिखता है या नहीं, वो लॉरेन को 3 मर्डर वेपन दिखाता है, जिसमें से एक वही वेपन होता है जिससे केटी का मर्डर हुआ था, जिसे लॉरेन इजीली पिक कर पाती है। डिटेक्टिव उन दोनों को फॉरेस्ट में ले जाता है जहां लॉरेन को सब चीजें दिखने लगती हैं जो उस रात केटी और जेसिका के साथ हुई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि केटी का मर्डर खुद जेसिका ने डिमोनिक पोजीशन में किया था, जिसके बाद जेसिका ने खुद क्लिफ से कूद के सुसाइड कर लिया था और जेसिका की बॉडी अभी भी बेसिन में थी। उधर जेल में डेविड के साथ आर्नी से मिलने जाती है जो कि वियर्ड बिहेव कर रहा था। डेवी उससे रीजन पूछती है मगर वो नॉर्मल होने की बात करता है। अब इस पॉइंट पे डेविड आर्नी को देख के रिलेट कर पा रहा होता है। डेविड आर्नी से वहाँ बहुत ठंड होने की बात करता है और बताता है कि जब आप पजेस्ड होते हैं तो आप कभी अकेले नहीं रहते और इसी वजह से आप सो नहीं पाते क्योंकि डीमन हमेशा आपसे कुछ ना कुछ करने को बोलता है। और वो डीमन इस वक्त कुछ और नहीं बल्कि आर्नी को खुद को मारने को बोल रहा था। उधर बेसिन में सर्च टीम जेसिका की बॉडी को तलाशती है और डिटेक्टिव एड और लॉरेन को केस फाइल भिजवाने की बात बोलता है, जिसके बाद रात में एड और लॉरेन होटल आ जाते हैं जहां उन्हें डेबी का फोन आता है। डेबी बोलती है कि डीमन कहीं नहीं गया और अब आर्नी डीमन के साथ वहां पे ट्रैप हो गया है। एड आर्नी के 24 आवर सुसाइडल वॉच में रखने की बात फादर न्यूमैन से करने को कहता है, जिसके तुरंत बाद फोन पे एक डिमोनिक सी चीख सुनाई देती है और फोन लाइन डिस्टॉर्ट हो जाती है। जेल में हम आर्नी को अपने सेल में देख पाते हैं जो पजेस्ड लग रहा था। सच में उस टाइम आपको उसे देख के शायद डर लग जाता। वहाँ फादर न्यूमैन आके आर्नी को होली वाटर देते हैं जिन्हें शायद एड या डेबी ने भेजा था। होटल में लॉरेन अपने विजन की बात करती है जो उसे स्टार्टिंग में डेविड के हाथ छूने पे आया था। लॉरेन बताती है कि अगर वो बॉडी सच में जेसिका की है तो कनेक्शन अभी भी ओपन हो सकता है। जिसके बाद हम फिर से आर्नी को सेल में ही देख पाते हैं जो डरा हुआ सेल के कोने में छुपा था। आर्नी होली वाटर को एक घेरे में डालता है और बाद में उसमें बैठ के गॉड से प्रे करने लगता है। एड और लॉरेन रात में ही पालमेरी फ्यूनरल होम आ जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स एक फ्यूनरल हाउस होता है। यहाँ पे जेसिका के साथ कई अदर डेड बॉडीज होती हैं जिनका फ्यूनरल होना बाकी था। लॉरेन जेसिका की बॉडी के पास जाती है जिसकी बॉडी अभी तक पानी से बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़ती है जिसके साथ ही कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। लॉरेन अपने आप को एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम में पाती है जिसके एंट्रेंस पे उल्टा क्रॉस लगा हुआ था। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो उसे एक एल्टर दिखता है जिसपे 12 कैंडल्स एक सर्कल में होती हैं। वो वहाँ एक ऑक्युलस लेडी को देखती है और वो ऑक्युलस लेडी अपना कर्स पूरा कर देती है। उसके ऐसा करते ही आर्नी होली वाटर की बोतल को तोड़ देता है और अपने हाथ की नस काट देता है। लॉरेन ऑक्युलस लेडी को रोकने की कोशिश करती है जिसके दौरान सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। इस पॉइंट पे हम फाइनली ऑक्युलस लेडी को कंप्लीटली देख पाते हैं विच वॉज अराउंड हर 50s। उधर आर्नी के कटे हुए हाथ को सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और फैकल्टी को इन्फॉर्म कर देता है। फ्यूनरल होम में एड लॉरेन को कनेक्शन ब्रेक करने का बोलता है लेकिन लॉरेन ऐसा नहीं कर पाती और वो एड को बताती है कि कनेक्शन वर्क बोथ वेज। इतना बोलते ही फ्यूनरल होम की लाइट्स आउट हो जाती हैं। इसके साथ ही एक डेड बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगती है। बॉडी लॉरेन की तरफ अटैक करने को बढ़ती है मगर एड उसे बचा लेता है। अब सच बोलूं तो ये सीन बहुत ही स्कैरी था क्योंकि जिस तरह से उस बॉडी को इंट्रोड्यूस किया गया था वॉज हिलेरियस और वो भी उस अंधेरे में। इस इंसिडेंट के बाद रात में ही वॉरेंस अपने घर आ जाते हैं जिनके पास केस फाइल होती है। घर पे ड्रू और डेवी पहले से ही मौजूद होते हैं। अब केस फाइल का मेन रीजन ये था कि वो एक पैटर्न को फाइंड कर सकें जो कि आर्नी के केस में भी मदद कर सकता था। ड्रू अपने साथ स्ट्रेगेरिया से एक बुक लाया होता है जिसे चर्च विचक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने में यूज करता था। अब यहाँ सुलझती है गुत्थी। दरअसल उस बुक में ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में लिखा था जिसमें एक मर्डर और दूसरा सुसाइड से होना चाहिए था और यही विचक्राफ्ट वो ऑक्युलस लेडी यूज कर रही थी, जिसमें ब्रूनो का मर्डर तो वो आर्नी के हाथों करवा देती है मगर आर्नी सुसाइड करने से बच गया था। अब इस विचक्राफ्ट को रोकने के लिए उस अल्टर को ब्रेक करना पड़ता जिस पे ये रिचुअल परफॉर्म किया गया था। एक और चीज जो इस विचक्राफ्ट के बारे में काफी इंटरेस्टिंग थी कि अगर एक बार ये कर्स शुरू हो गया तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा एज अब उस ऑक्युलस लेडी की सोल उस पर डिपेंड करती है।
सिचुएशन काफी गंभीर है। एड लॉरेन से उस जगह के बारे में पूछता है जिससे उन्हें कोई क्लू मिल सके कि वो लेडी कहाँ है। लॉरेन बताती है कि वो जगह काफी ठंडी थी, जिसकी सीलिंग से पानी टपक रहा था और वहाँ ट्रेन की हल्की हल्की मफल्ड सी आवाज आ रही थी। वो इतना बोलती रहती है कि एड केस फाइल का जिक्र करते हुए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को घर में अकेला पाता है। एड लॉरेन को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है जहाँ मेन गेट ओपन रहता है और उसे लॉरेन का क्रॉस वाला नेकलेस मिलता है जिसे लॉरेन अपने पास ही रखती थी। एड को अपने पीछे से आवाज आती है जहाँ वो ऑकलिस लेडी दिखाई देती है। एड उस लेडी से लॉरेन को हर्ट ना करने की बात बोलता है, ऑन विच वो बोलती है कि यू आर सो क्लोज। अब इसका क्या मतलब है हमें थोड़ी देर में ही आगे पता चलेगा। इसके बाद ऑकलिस लेडी वहां से गायब हो जाती है और उसके गायब होते ही एड को जमीन जोरों से हिलती हुई फील होती है और उसके पीछे का डोर क्रीक करने लगता है। एड डोर की तरफ देखता है जिसके बाद वो डोर ओपन होता है और वहाँ फ्यूनरल वाली डेड बॉडी खड़ी हुई दिखती है। वो डेड बॉडी एड पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है मगर एड किसी तरह खुद को बचा लेता है। एड लॉरेन के नेकलेस को उस डिमोनिक बॉडी की तरफ आगे कर देता है जिसके बाद वो पीछे हटने लगती है। एड स्पिरिचुअल वर्ड बोल के उस बॉडी को स्टेप करने वाला होता है कि पीछे से ड्रू उसका हाथ पकड़ लेता है। अब असलियत में वो डेड बॉडी कोई और नहीं बल्कि लॉरेन थी और ये सब चीजें उसे डीमन दिखा रहा होता है। एड को पता चल जाता है कि वो भी कर्स हो चुका है। वो टोटम अपने घर में ढूंढने लगता है जहाँ उसको बाद में वो टोटम फ्लावर पार्ट में मिलता है। ड्रू बताता है कि वो फ्लावर पार्ट एक ही दिन पहले आया था मगर उसके फ्लावर सूख के राख बन चुके थे। इतना सब होने के बाद वो लोग मिल के प्लान बनाते हैं जिसके बाद एड डेबी को आर्नी के पास जाने को बोलती है क्योंकि उस रात आर्नी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लॉरेन खुद बुक लेके फादर कैसनर के पास जाने लगती है और एड ड्रू के साथ मिलकर एक केस फाइल देखता रहता है। केस फाइल के स्टडी के दौरान एड को पता चलता है कि जेसिका 100 माइल्स दूर जरूर रहती थी मगर टोटम उसके स्कूल से मिला था जो कि पास ही फेयरफील्ड में था। एड रियलाइजेस कि वो औरत कहीं लोकल में ही है। ट्रैक करने पे एड को पता चलता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि फादर कैसनर के घर की लोकेशन होती है। लॉरेन फादर के पास ही जा रही होती है और अब वो खतरे में थी। एड ड्रू को पुलिस को इन्फॉर्म करने का बोलता है और खुद वहां से कैसनर के घर की तरफ चला जाता है। लॉरेन कैसनर के घर पहुंच जाती है जहां वो उसे बुक दिखाती है। फादर कैसनर बताते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग 3 विक्टिम्स होने चाहिए जो कि थे चाइल्ड, लवर एंड फेथ। अब यहाँ पे चाइल्ड यानी जेसिका एंड केटी, फेथ यानी आनी एंड ब्रूनो और लॉस्ट वाज लव जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद एड और लॉरेन थे। फादर को ये बात पता चलती है और वो लॉरेन को नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं। नीचे जाने पे फादर कैसनर बताते हैं कि वो जगह पहले एक मिल थी जहाँ चर्च उन चीज़ों को रखता था जिन्हें वो खुद समझ नहीं पाते थे। जिसके बाद फादर कैसनर अपनी बेटी के बारे में बताती है। दरअसल फादर कैसनर की वाइफ को एक बेटी हुई थी जिसके डिलीवरी के टाइम ही उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने अपनी बेटी को चर्च से छुपा के पाला था। फादर अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने में काफ़ी बिजी थे और उनकी बेटी बचपन में अंडरग्राउंड टनल को एक्सप्लोर करती थी। यही वजह थी कि उनकी बेटी को इन सब चीज़ों में बचपन से ही इंटरेस्ट था जिसने बड़े होके अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया। अब इस बात से हमें साफ पता चलता है कि वो ऑकलिस लेडी फादर कैसनर की बेटी थी। लॉरेन इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंट होती है क्योंकि फादर कैसनर को मालूम था लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताया। सीन शिफ्ट होके आर्नी के पास का दिखाया जाता है जहां डेबी और फादर न्यूमैन भी होते हैं। आर्नी को होश आता है और वो डेबी को बताता है कि वो पास में ही है। अब यहाँ पे आर्नी उसी ऑकलिस लेडी की बात कर रहा होता है। एक बार सीन फिर से ट्रांजिशन होता है और हम फिर से फादर और लॉरेन को देख पाते हैं। फादर लॉरेन को बताते हैं कि आइल्टर टनल में ही है और वो सीक्रेट पैसेज से लॉरेन को टनल में एंटर करा देते हैं। लॉरेन के जाते ही वहाँ ऑकलिस लेडी आती है जो अपने फादर का गला काट के मार देती है। लॉरेन टनल के रास्ते आगे बढ़ती है जहां अंदर जाने पे उसे वही एल्टर दिखाई देता है। लॉरेन उस एल्टर को गिरा के तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो काफ़ी भारी पत्थर से बना था इस वजह से वो उसे हिला नहीं पाती। क्या सोची थी इतना आसान होगा। लॉरेन को ऑकलिस लेडी के फुट स्टेप अपनी तरफ आते हुए सुनाई देते हैं जिससे बचने के लिए वो वहां से भागती है। ऊपर एड फादर के घर के पास पहुंच जाता है जिसे टनल के ओपनिंग वेंट से लॉरेन की आवाज आती है।
एड अंदर जाने के लिए वेंट के लॉक को हैमर से तोड़ देता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। नीचे लॉरेन टनल के एंड में दौड़ते हुए गिर जाती है। इसके बाद उसे खुद की ही क्लोन इमेजेस अपने सामने दिखती हैं, जो कि सच में बहुत अजीब होता है क्योंकि वो लॉरेन के सेम मूवमेंट को सेम टाइम पे कॉपी कर रही थी। अब ये सीन मुझे दूसरी मूवी से इंस्पायर लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सी मूवी थी। खैर, लॉरेन उस क्लोन से दूर भागती है जहाँ उसे ऑकलिस लेडी जमीन पे गिरा देती है। वो लॉरेन पे चाकू से अटैक करती है, मगर लॉरेन पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पे मार देती है। एड लॉरेन को ढूंढता रहता है, जिसके बाद डीमन लॉरेन के रूप में उसके पास आता है और वो एड के ऊपर कुछ राख सा फूंक देता है। ऐसा करने के तुरंत बाद एड पॉजेस्ड हो जाता है। उधर ऑकलिस लेडी अल्टर पे रखी कैंडल चलाती है, जिसके तुरंत बाद आर्नी सेल में डीमन से पॉजेस्ड हो जाता है। आर्नी अपनी बॉडी को जोरों से मरोड़ने लगता है, जैसे कि उसकी हड्डियां अभी टूट जाएंगी। हम देख पाते हैं कि फादर न्यूमैन लैटिन में कुछ रिसाइट करने लगते हैं, जिसका कोई भी असर आर्नी पे नहीं होता है। टनल में पॉजेस्ड स्टेट में एड लॉरेन को हैमर से मारने की कोशिश करता है, मगर लॉरेन उसको अपने स्टार्टिंग डे के प्यार के बारे में याद कराती है। एड अंदर ट्रैप रहता है, मगर फिर भी पॉजेस्ड होने के बावजूद वो कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है। इसके बाद वो खुद को डीमन से फ्री कर लेता है और नॉर्मल हो जाता है। उधर जेल में आर्नी खुद को बेड से फ्री कर लेता है, जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करने लगता है। सेल की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं और जोरों की हवा चलने लगती है। आर्नी एक ग्लास का पीस लेके अपना गला काटने वाला ही रहता है, मगर डेबी उसे रोकने की कोशिश करती है। टनल में एड खुद का कंट्रोल गेन करता है और हैमर से एल्टर पे वार करता है। हैमर की मार से एल्टर टूट जाता है और हम देख पाते हैं कि आर्नी हवा से जमीन पे आ जाता है और पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब ऐसा करने से जो कर्स था वो फाइनली टूट गया था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद ऑकलिस लेडी टनल में एड और लॉरेन के पास चाकू लेके आती है और उसके तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि ऑकलिस लेडी की बॉडी डिफॉर्म होने लगती है, क्योंकि उसने डीमन को सोल का प्रॉमिस किया था और डीमन बिना सोल के वापस नहीं जा सकता था। इसके बाद उस लेडी की डेथ हो जाती है। एड और लॉरेन टनल से बाहर आते हैं, जहाँ एड को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो अपनी दवा लाना भी भूल गया था। लॉरेन एड को पिल देती है, जिसे उसने अपने लॉकेट में रखा हुआ था, विच शोज कि ट्रू लव एंड केयर क्या होता है। खैर, एड और लॉरेन वहाँ से अपने घर आ जाते हैं, जहाँ एड अपने साथ वही कप लाया होता है जो ऑकलिस लेडी यूज करती थी, जिसे वो डेफिनेटली ही अपने कलेक्शन में रखने वाला था। अगले सीन में हम आर्नी की हियरिंग देख पाते हैं, जहाँ कोर्ट में उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव दिखाया जाता है, जो बेसिन के पास फ्लावर लेके जाता है, जहाँ जेसिका की डेथ हुई थी। आर्नी और डेबी प्रेजेंट में ही शादी कर लेते हैं और आज भी डेबी और आर्नी साथ में हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग, वीडियो को बिना कहे लाइक ही नहीं करते हो। लाइक कर दो, बस लाइक कर दो, मैं नहीं जानता।